तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और चांद की तरह शीतलता से भरे होंगे और चमक रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयास भी कर रहे होंगे। वाह, ये हुई ना बात। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, अश्विनी जी हैं, रिंजू, योगेश जी। क्या बात है। सब चांद देखने तो नहीं चले गए? रिंजू जी, योगेश जी। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या बात है, आज तो सभी सब छत में है लग रहा है। सही पकड़े हैं, बोल रहे हैं योगेश जी, बोल रहे हैं सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर चांद को निहारने दीजिए। क्योंकि जिसका होता है इंतजार, जिसको पाने के लिए होता है दिल बेकरार, वो होता है नदिया के उस पार। है ना? वो होता है नदिया के पार। ये जीवन की रीत है और यही प्रीत है। और अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके ही आपके जीवन की जीत है। तो जैसे कि गाना सुन रहे थे आप, कर्म करना पड़ेगा। आपका आज का जो कर्म है वो डिसाइड करेगा कि कल आपको क्या मिलेगा। कल जो बीत गया उसको तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज जो आपका कर्म है ना, वो आपको बताएगा कि आपका जो है कि कल कैसा रहेगा। बस ये आपको है कि आज की एक्टिविटी, आज का जो एक्शन है, कल का रिजल्ट देता है। तो आप सभी आज पढ़ने के लिए जुड़े हैं, इसलिए आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, आईबीपीएस द्वारा 28 सितंबर 2024 को एग्जामिनेशन हुआ उड़ीसा ग्रामीण बैंक के स्केल 1 से स्केल 2 में। तो उसके सवालों पे चर्चा करेंगे। और जब ऐसे सवालों पे चर्चा करते हैं तो आपको एक ट्रेंड मिलता है और पता चलता है कि क्या चाहता है एग्जामिनेशन। जो तैयार करने वाले हैं, क्वेश्चन है, वो किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक को ले रहे हैं, ये आपको पता चलता है। तो ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और ये स्क्रीन भी आपको विजिबल है। तो हम सवालों पे चर्चा करेंगे। वैसे बहुत कम साथी जुड़े हैं, सब चांद देखने में लगे हैं। थोड़ी देर चांद देखते देखते जब थक जाएंगे तब वो ज़रूर नीचे आएंगे, या जो है चांद की शीतलता के बाद तो पढ़ने के लिए आएंगे ही आएंगे। है ना? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या विजुअल्स दिख रहे हैं? चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। पहला सवाल मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। जब भी हम सवालों को देखते हैं तो एक टॉपिक पूरे के पूरे तैयार हो जाता है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे, वहां पर एक फैमिली में कितने लोगों को जो है कंसिस्ट करता है कि बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ पंकज जी, इसको पढ़े हैं आपने, पीएम विश्वकर्मा योजना को? हाँ जी सर, पढ़ा है सर थोड़ा। बताइए, एक परिवार तो में। इसमें सर, हाँ, पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चों को शायद एक फैमिली मानते हैं। हाँ, ये फैमिली का डेफिनेशन है आपका। लेकिन एक परिवार में एक ही जने को बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ और जी। इसमें जो है, जो फैमिली मेंबर होंगे, ये सवाल भी यही पूछा गया था कि एक परिवार में जो है एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा, द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन मेंबर ऑफ द फैमिली। और यहाँ पर जो फैमिली डेफिनेशन किया गया है, फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम्स ए फैमिली इज डिफाइंड एज कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन, जो हमारे अभी पंकज जी ने बताया। है ना पंकज जी? और इस जी योजना के बारे में और क्या जानते हैं पंकज जी? सर, ये सर तो हमें दो ट्रेंच में मिलती है सर। पहली ट्रेंच में सर 1 लाख रुपए मिलेगा। उसको ओके। जब हम रिपेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद हम दूसरे ट्रेंच में 2 लाख रुपए ले सकते हैं। इसके अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत जो है सर, इनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मिलता है। टूल्स हम्म। वगैरह खरीदने के लिए 15,000 रुपये इनको मिलते हैं। हम्म। और और ये जो है ना सर, पीएम विश्वकर्मा से ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई हुई स्पॉन्सर्ड योजना है। इसमें हाँ, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। बाकी जो है बैंक गवर्नमेंट से क्लेम करेगा इंटरेस्ट रेट के लिए, जो उसका 20 का डिफरेंस होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका जो महत्वपूर्ण सेलिंग इंटरेस्ट सब फीचर है, इंटरेस्ट सब रियायती ब्याज इंटरेस्ट। दर। रियायती जी सर। ब्याज दर जो है वो 5% पर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोलेटरल फ्री जो लोन है ये है ना? और कोलेटरल फ्री लोन है।
फिर अभी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको क्या मिलेगा, स्टाइफंड मिलता है जो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पीरियड में। तो बुनियादी ट्रेनिंग जो है 5 दिनों से लेकर 7 दिनों का होता है, 15 दिन तक जो है वो उसके ऊपर की ट्रेनिंग होती है। और इसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है? जो पहला ऋण देंगे वो 18 महीना, और दूसरा ऋण देंगे वो 30 महीना। ठीक है पंकज जी। जी सर। और जी सर। इसमें टूल किट खरीदने के लिए कितना रुपए दिया जाता है? सर 15,000। स्कीम कब 15,000। लॉन्च हुआ था स्कीम? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऑप्शन में शायद सत्रह बता दो। सितंबर 2023 जी सत्रह सर। सितंबर 2023। और इसका उद्देश्य था कि अपने हाथ या औजारों से काम करने वाले जो कारीगर होते हैं या शिल्पकार होते हैं, उनको पूरी तरह से सहायता प्रदान करना। और पूरी तरह से सहायता प्रदान करने का मतलब ये हुआ उनको स्किल सिखाना, और साथ ही साथ उनको उस स्किल को आगे बढ़ाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये जो है ये योजना का मूल उद्देश्य है, बराबर है। तो जो जो साथी एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उनके बाद इंटरव्यू का सामना करते हैं, तो उनको भी चीज़ें पूरी तरह से सरल तरीके से बताने के लिए आना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं, और साथ ही साथ उनको मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट करना। क्योंकि जेम जैसा कॉमर्शियल ई कॉमर्स वाला पोर्टल है, उसमें शामिल करना, अपने प्रोडक्ट्स को उसमें दिखाना, ताकि जो उनको जो है मार्केट एक अच्छा मिल पाए। चलिए बढ़िया हो गया ये सवाल जो है। मतलब ये पंकज जी, ये सवाल क्या बताता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, बराबर है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, जैसे कि एक सवाल में आप लोग पूरे पीएम विश्वकर्मा योजना को जान गए, इसके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला तो वही है कि मैक्सिमम फाइनेंस कितना होगा। दूसरा जो है उसके जो ट्रांच 1 में 1 लाख, ट्रांच 2 में जो है 2 लाख, और उसके रिपेमेंट पीरियड, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। उसमें स्कॉलरशिप जो ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टाइफंड मिलता है 500 रुपये प्रतिदिन, और टूल किट 15,000। और फिर ये एक मेंबर जो है एक फैमिली में मिलेगा, और फैमिली यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ सवाल पढ़िए पंकज जी, क्या लिखा है सवाल पढ़िए। हाँ सर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ पीएम सूर्य घर स्कीम ऑफ आरएलसीसी? सूर्य घर स्कीम सर, ये सोलर की सर योजना है सर। हाँ इसमें हाँ। सर अलग अलग तरीके की है। एक तो सर 3 लाख रुपए तक देते हैं ये सर। देखिए पहले फिर और पंकज एक जी, दस घर लाख कितना तक अच्छा है। लग रहा है क्यों, मतलब जब घर कितना जी अच्छा सर। लग रहा है आपके जी टेरिटरी सर। में अगर कोई मतलब हाउस होल्ड होगा, उसको ऐसे बढ़िया उसको फाइनेंस दे देंगे, और इस तरह का घर होगा तो कितना अच्छा लगेगा उसको, है ना। हाँ सर, किए हैं सर, फाइनेंस किया है सर। हाँ। तो पीएम सूर्य घर के आरएलसीसी के लिमिट के बारे में पूछा गया। इसमें जो है दो तरह क्या है, एक अप टू 3 किलोवाट का अगर बिजली जो उसमें बनता है तो मैक्सिमम लोन 2 लाख होगा, और 3 लाख से ऊपर 10 किलोवाट तक होगा तो 6 लाख रुपए का लोन होता है। तो यहाँ आरएलसीसी का जो पावर पूछा गया वो 6 लैक्स है यहाँ पर। 6 लैक्स है, हालांकि कोई साथी कंफर्म नहीं किए हमारे उड़ीसा ग्रामीण बैंक के, तो मैंने उसको नहीं किया, बाकी वो 6 लैक्स है। तो आरएलसीसी का जो पावर है वो है 6 लैक्स। और दूसरा इसमें क्या है, सब्सिडी स्कीम है। क्या है पंकज जी, सब्सिडी स्कीम है। अगर 1 किलोवाट तक के अगर सोलर सिस्टम कैपेसिटी का लगाते हैं तो 30,000 सब्सिडी है। 2 किलोवाट तक के लगाते हैं तो 60,000 सब्सिडी है। और अगर 3 किलोवाट से ऊपर लगाते हैं तो 78,000 सब्सिडी है। कितना है बताइए पंकज जी, कितना बताया मैंने? सर एक एक 30,000। एक थर्टी किलोवाट तक थाउजेंड है। कितना है? 30,000। 30,000। 2 किलोवाट तक हाँ सर, इसका एक बार और सर रिकॉल करना सिक्सटी पड़ेगा। थाउजेंड एक जी। 1 किलोवाट तक 30,000, जी। और 2 किलोवाट तक 60,000, और 3 किलो से ऊपर होता है, 3 किलो और उससे ऊपर होता है तो 78,000 थाउजेंड। सब्सिडी है। ठीक है। जी सर। तो ये सब्सिडी है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है लोन का, जो इसमें कि रूफ टॉप में ये सोलर सिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा। मैक्सिमम लोन है, अगर 3 किलोवाट तक का कैपेसिटी है तो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा पंकज जी? सर 2 लाख रुपए, सर दो 2 लाख मिलेगा सर। और 3 लाख, 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक करेगा तो मैक्सिमम तो लोन कितना मिलेगा? सर 6 लाख रुपए। 6 लाख मिलेगा। और इसमें जो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस होता है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस होता है 90%। कितना होता है? सर 90%। मान लीजिए 6 लाख का खर्चा हो रहा है तो उसका 90%
वो जी होगा आपका मैक्सिमम क्वांटम फाइनेंस। अगर 10 लाख हो रहा है तो 90% 9 लाख, लेकिन 9 लाख नहीं मिलेगा। मैक्सिमम फाइनेंस ही 6 लाख है, तो उसको 4 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। और क्योंकि उसमें कैपेसिटी भी उसमें दिया है कि 3 किलोवाट से 10 किलोवाट का है, तो उसमें 6 लाख का मैक्सिमम लोन फाइनेंस होगा। इसका जो मैक्सिमम लोन टेन्योर होगा वो 10 साल होगा। सर। कितना होगा? 10 साल है। दस सर साल 10 ईयर। क्योंकि हाँ, मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो फाइनेंस होगा वो 90%। मान लीजिए कोई 3 किलोवाट तक का लगाता है और 2 लाख का खर्चा आता है, तो 1,80,000 बैंक लोन देगी, 20,000 रुपये कस्टमर देगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एज क्राइटेरिया इसमें दिया है, 18 से ऊपर होना चाहिए। और इसमें जो हाउस होल्ड फैमिली का इनकम बताया गया है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होना चाहिए। ये छोटे पैनल्स के लिए ऐसा बताया गया है। बाकी और इसमें सवाल अभी, जैसे अभी स्क्रीन पर ये सवाल आया है मैक्सिमम का, तो आप जैसे जैसे स्कीम्स आते हैं, सवाल आते हैं, आप लोग पूरे स्कीम्स को पढ़ लीजिएगा। पीएम सूर्य घर सर में, इसमें चूंकि आपके बैंक का कुछ पावर होगा, तो आपके बैंक की पॉलिसी भी देख लीजिएगा, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड पॉलिसी सभी बैंक के लिए कॉमन हाँ। रहेगी। हाँ सर, कॉर्पोरेट वालों के लिए भी सर अलग से भी फाइनेंस किया जा रहा है, वो सर ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर रहे हैं। लेकिन वो हाँ, सर दस कॉर्पोरेट के दस लिए है, लाख वो हाउस होल्ड के लिए नहीं। हाँ, वो हाउस होल्ड के लिए नहीं है, कम्युनिटी फाइनेंस करता है तो उसके लिए। ठीक है। जी सर, जी चलिए सर। आइए। इसमें एक बात और भी है, आपको पता होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है बताइए? रिन्यूएबल एनर्जी में प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, पंकज जी? रिन्यूएबल एनर्जी होता है, उसमें प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट, अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए का लोन लेता है और इंडिविजुअल हाउस में रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो उसको बोलते हैं प्रियरिटी सेक्टर। और अगर कम्युनिटी के लिए होता है तो 30 करोड़। अगर कोई पूरी कम्युनिटी के लिए पैसा कोई प्रोजेक्ट लेके आता है और उसके लिए बैंक से लोन मांगता है, तो उसका है 30 करोड़। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रियरिटी सेक्टर की डेफिनेशन है वो। चलिए अगला सवाल यहाँ पर पढ़िए, क्या सवाल लिखा है पढ़िए तो, पंकज जी, क्या सवाल है सर, बताइए। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स आर डिसाइडेड बाय whom? सर इंटरेस्ट रेट सर बैंक डिस्क्रिशन रहता है सर। बैंक डिसाइड करता है ना, हाँ, कैसे? लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड को छोड़ के सर, कुछ केसों को छोड़ के, डीआरआई को छोड़ के, हम्म। बाकी सब में सर बैंक खुद ही डिसाइड करता डीआरए कहाँ से आ गया इसमें? ये तो है। नहीं सर। डिपॉजिट बोल रहा है ना, डिपॉजिट। अच्छा, डिपॉजिट है, हाँ सर, बैंक ही करता है सर खुद। डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हालांकि नेशनलाइज बैंकों में ये सवाल नहीं आता है, आरआरबी में, लेकिन परमानेंट ये सवाल पूछता है कि इंटरेस्ट सर रेट ऑन डिपॉजिट। आता है सर, आता है सर, हम लोग के यहाँ पे भी आता है। ओके। आता है सर ये। तो इंटरेस्ट रेट इसमें है, जैसे कि अश्विनी जी ने बोला, और भी साथी लिख रहे हैं, है ना? कोई लिखता ही नहीं है आप लोग, है ना? चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट आर डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स, बैंक्स डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, पढ़िए जरा सवाल। पढ़िए, शॉर्टकट में व्हाट सवाल आता है हमारे दोस्तों का। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन अंडर एपीवाई योजना? मैक्सिमम एज है सर 60, और हम्म। मैक्सिमम अमाउंट मे बी सर 5,000। 5,000 है या 10,000? सर 5,000 पे लगाऊंगा मैक्सिमम सर मैं पेंशन तो। तो 5,000 है, लेकिन मैक्सिमम एज तो 60 नहीं है मेरे ख्याल से, हैं? कोई और साथी बताएंगे? सुनीता जी, मेरी एपीवाई आवाज आप तक पहुंच रही है? और भी साथी हैं हमारे। सर इसमें, सर जो 18 से पेंशनर्स हैं। 40 साल। हाँ, ये देखो देवेश जी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी सुनते हैं। हाँ देवेश जी बताइए, 18 से 40, हाँ ये 18 सही से लग रहा है। 40 साल। हम्म। तो मैक्सिमम एज होगा 40 ईयर तक ही सब इसमें जुड़ सकते हैं ना, मतलब हाँ इसका सर, सब्सक्राइबर बन 60 सकते पे हैं। पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी 60 एज पे। हाँ, तो मैक्सिमम एज पूछा है इसमें कि इसका सब्सक्राइबर बनना है तो मैक्सिमम एज कितना, और फिर 60 ईयर के बाद पेंशन मिलेगा। मैक्सिमम पेंशन जो है 5,000 है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पे, है ना? तो ये मैक्सिमम पेंशन 5,000 है। लेकिन यहाँ पर गारंटीड पेंशन है, गारंटीड पेंशन है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बारे में आप लोग डिटेल जो है अटल पेंशन योजना वाले मेरे वीडियोस में आप देख लीजिएगा, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसमें से आपको जरूर सवाल, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मतलब 5 चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आनी है। एक तो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम्स, और जो बैंकर कस्टमर रिलेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो, और एक चार्ज क्रिएशन एंड सिक्योरिटी, चार्ज क्रिएशन एंड सिक्योरिटी, नॉमिनेशन। ये पार्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। तो यहाँ पर सवाल कैसे भी पूछ ले अटल पेंशन योजना में,
आप लोग पॉलिसी स्कीम्स को अच्छे से देखे होंगे तो आप बता देंगे। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा कि कोई पेंशन लेने के लिए अटल पेंशन योजना में कितने साल तक प्रवेश कर सकता है, तो मैक्सिमम एज 40, मैक्सिमम पेंशन कितना पा सकता है 5,000। उसके लिए वो प्रीमियम वगैरह भी देख लीजिएगा। आज अभी तक तो प्रीमियम नहीं पूछा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते एग्जामिनेशन में। जैसे कि वो पूछता है ना, 220 रुपये है, 42 रुपये, 18 साल में कोई प्रवेश करता है, 1,000 पेंशन चाहिए तो 42 रुपये महीना जमा करेगा, और 5,000 पेंशन चाहिए तो 220 रुपये महीना जमा करेगा। तो वैसे 40 साल का भी याद कर लीजिएगा, कम से कम शुरू का और आखिरी का तो याद कर लीजिएगा, है ना। जी सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ, ये पढ़िए पंकज जी, क्या सवाल पूछ रहे बताइए। व्हाट इज द प्रो रेट प्रीमियम प्रोरेटा अमाउंट है वो। ऑफ पीएम। अच्छा। अच्छा, प्रो रेटा प्रीमियम अमाउंट ऑफ पीएमजेजेवाई फॉर एंट्री इन मार्च अप्रैल एंड मई पीरियड। ओके। तो जी सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवरेज टाइम होता है 1 जून से लेके 31 मई तक रहता है, बराबर है ना। जी सर। एक जी जून सर। से लेके 31 मई तक रहता है। अब कोई व्यक्ति मार्च में आता है, मार्च अप्रैल मई, 31 मई को तो एक्सपायर हो जाएगा वो, तो लास्ट क्वार्टर में आया वो, मतलब 31 मई को एक्सपायर हो रहा है, मार्च में आया, 3 महीना ही उसका वैलिड होगा, मार्च अप्रैल और मई। तो फिर भी वो बेनिफिट ले सकता है। मार्च अप्रैल मई के लिए एक प्रोरेटा प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि वो इतना दे के वो ये पॉलिसी ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डेथ क्लेम के लिए है, डेथ कवरेज करता है, किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो वो लाइफ कवर करता है, 2 लाख का इसका कवरेज है। और किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो उसको ये मिलेगा। फुल ईयर का जो प्रीमियम है वो 436 रुपये है। इसकी एज क्राइटेरिया है 18 साल से 50 साल। अगर 18 से 50 साल में वो शामिल हो जाता है तो 55 साल तक इसको आगे ले जा सकता है। और प्रो रेटा प्रीमियम की एंट्री दी है, तो चूंकि लास्ट क्वार्टर का है तो 114 रुपया लगेगा। और फिर उसके बाद 292 रुपया लगेगा एक में, और फिर उसके बाद कितना लगेगा। आप 3 क्वार्टर का अगर कोई साथी हैं तो यहाँ पर प्रोरेटा आप लिख दीजिए, अगर जानते हैं तो प्रोरेटा प्रीमियम, क्योंकि पहले क्वार्टर का उसका दुगना दुगना कर लीजिए जस्ट, है ना। प्रोरेटा प्रीमियम आप जीवन ज्योति बीमा योजना, हालांकि ज़्यादातर यही पूछता है लास्ट क्वार्टर का तो 114 रुपया लगेगा लास्ट क्वार्टर का, 228 रुपये लगेगा आपका अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है तो। फिर जो है 114 रुपया और जोड़ दीजिए, तो अगला जो है जून जुलाई में आता है तो साल भर का 436 रुपये लगेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में अगर कोई आता है तो उसका कितना लगेगा। सर 114, 228, हाँ, फिर 342 और 436। 342 और 436, ये याद रख लीजिए। ये जो स्कीम है इसमें जो रिस्क कवर होता है उसके लिए एक लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड कितना है पंकज जी। इसका जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट होगा जी इस योजना के लेने के कितने दिनों बाद। सर, 30 डेज के बाद होता है सर। 30 डेज के बाद होता है। लेकिन अगर मान जी। लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो हाँ, तो सर वो कवर है सर, एक्सीडेंटल डेथ डेथ कवर होती है सर। आज पॉलिसी लिया, कल एक्सीडेंट से मौत हो गई तो उसको तो मिलेगा, कवर है है। ना? कवर है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है ये जो क्लेम है वो आपको। सर 7 डेज में सर हमें करना होता है सर। उसको हम्म, बैंक को 7 डेज के अंदर जो है सर इंश्योरेंस कंपनी को भेजना होता है क्लेम। हाँ, 30 दिनों और के उसको अंदर इन्फॉर्म कर देता है, 60 डेज के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करेगा तो आपको ये संवेदना से लेते हुए इस योजना के जो भी आपका, जैसे LIC इसमें रहता है, और आपके जो इंश्योरेंस वाले हैं उनको क्लेम करना होता है, बैंक की एक जवाबदारी होती है। तो यहाँ पर 114, 228, 342, 436 प्रीमियम है। 436 रुपये जो प्रीमियम होता है, पिछले साल जी हमने सर। देखा, पिछले साल ये सवाल पूछता था कि इसका इंश्योरेंस कंपनी को कितना जाएगा, बैंक का सर हाँ एडमिन सर, चार्ज कितना इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस कंपनी को सर 395 जाते हैं। ठीक बैंक को है। जाते हैं सर 11 रुपए। और बीसी को जाते हैं 30 रुपए। ठीक है, तो 30 रुपये जाएगा, BC कमीशन जाएगा। और अगर डायरेक्ट ले रहा है सर तो 30 बच जाएंगे, उसके 406 रुपये में मिल जाएगा।
हाँ 30 जो है अगर डायरेक्ट ले रहा है तो पॉलिसी में ऐसा कहा गया है 30 रुपये का बेनिफिट कस्टमर को दे दीजिए वापस, पहले उसे कलेक्ट करे रहेंगे, फिर उसको वापस कर दीजिए 395 रुपये। क्योंकि बैंक क्या करती है, कलेक्ट करके बैंक के पीएनएल में डालती है, फिर बीसी को क्लेम आता है तो वीसी को देती है, तो क्लेम नहीं आया है तो कस्टमर को दे दीजिए। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो अच्छा है। ऐसा पॉलिसी में बताया गया। अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। सर लोन अप टू रुपीज वॉट पर बोरोइंग एंटिटी to a PO/FPC undertaking farming with assured marketing of their produce at the predetermined price under PSL guidelines. ओके, प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन में यहाँ पर ये सवाल जी पूछा गया है कि अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फूड प्रोडक्शन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो इनके मेंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए कोई लोन लेने आता है, तो उसको कितना रुपए तक लोन देंगे तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा बनेगा, ये कहा गया है। तो जी सर। पहले तो बताइए पंकज जी, ये कौन से सेगमेंट में आएगा? एग्रीकल्चर के तीन सेगमेंट हैं, फॉर्म जी एग्रीकल्चर, सर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आता है एंसिलरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये कौन से हिस्से में आएगा? सर ये फार्म में आना चाहिए सर। नहीं, फार्म फॉर्म में एग्रीकल्चर तो क्या होता है, गलत है। फॉर्म एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल या पीओ अगर वो फसल पैदा करने के लिए लोन ले रहा है, फसल पैदावार हो रहा है उस लोन के पैसे से, तो उसको फॉर्म एग्रीकल्चर कहते हैं, या एलाइड एक्टिविटी कर रहा है तो फॉर्म एग्रीकल्चर होगा। सर अगर नहीं। कोई मार्केट हाँ यार्ड सर। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ डेवलप हाँ करने के लिए आ रहा है तो उसके लिए होगा, लेकिन ये तो फसल पैदा हो गया उसकी मार्केटिंग के लिए है, तो एंसिलरी हाँ सर्विसेज में आएगा। और हाँ। इसकी जो लिमिटेशन है 5 करोड़ है ना। तो मैं जी सर आपको पाँच थोड़ा सा करोड़ है सर। एग्रीकल्चर का बता देता हूँ। जी एग्रीकल्चर के तीन पार्ट हैं, फॉर्म एग्रीकल्चर। फॉर्म एग्रीकल्चर में ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या सोसाइटी या तो आपका एसएचजी, ये सब एग्रीकल्चर कर सकते हैं सिंगली जॉइंटली। लेकिन जी। जब एग्रीकल्चर में पैदावार करता है और पैसा मांगने आता है तो उसके लिए कोई सीलिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जितना मांगता है उतना दे दीजिए, प्रियरिटी सेक्टर में आएगा, सब्जेक्ट टू द नीड बेस या डीएलटीसी जो स्केल ऑफ जी फाइनेंस डिसाइड करेगा। तो ये जी सर। नीड बेस है, मतलब जितना भी लेगा आपको प्रियरिटी सेक्टर में होगा, जैसे अलाइड एक्टिविटी का भी है उसमें। लेकिन जी अगर फॉर्म एग्रीकल्चर में कोई कंपनीज या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लेते हैं तो उनके लिए लिमिटेशन है 2 करोड़। अब आते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे सर। सर पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स हो गया, और फिर आपके मार्केट यार्ड, सिलोज, और आपके रूरल गोडाउन है, तो 100 करोड़ पर बार वाह, अश्विनी जी को तो पूरा याद हो गया हाँ देखो। हाँ सर वेयर हाउस है और कोल्ड वेयर हाउस है, स्टोरेज। उसमें पर बार हाँ 100 करोड़। तो ये होता 100 करोड़। है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक होता है एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज में ये मार्केटिंग के लिए जो फूड एफपीओज है, फूड प्रोसेसिंग तो इनको जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ इनको पाँच जी करोड़ है। और फिर उसके बाद 100 करोड़ जो है वो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है उनको 100 करोड़ का पर बार की लिमिट है। तो ये बढ़िया है आपका, है ना। तो सर देखिए एक भैया, सर स्टार्टअप के लिए भी 50 करोड़ है सर, वो हाँ सभी के लिए स्टार्टअप, जहां पर भी स्टार्टअप लिखा है सर वहां 50 करोड़ है सर। ओके बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है ना खेत में आ गए हैं हम लोग पंकज जी जी हैं। सर। ऐसे देख जी के सर। कैसे अच्छा लगता है ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है। हैं गेहूं जी की सर। बालियां देख के। अब बताइए सवाल क्या लिखा है। सर व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस? तो पीएसएल प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइंस। में एग्रीकल्चर को कितना टारगेट है? सर बताइए। सब वो तो 40% उसका था, 40% होता है सर 40%? प्रायोरिटी सेक्टर का, जो 18% है सर उसका 40%। है, क्या बात कर रहे सर हो? चार। 40% तो सर टोटल प्रियरिटी सेक्टर है। हाँ जी सर। जी सर 40% तो उसमें टोटल हाँ प्रियरिटी। 18 है सर सॉरी 18 होगा सर, 40 में से 18 था। हाँ, 18%। डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए टोटल प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है। और एग्रीकल्चर का जो टारगेट है 18% ऑफ एनबीसी आर सी जी ओ सर। बी ई जी विच एवर इज हायर। तो ये हाँ हो बेचा बेचा। गया एग्रीकल्चर का टारगेट है 18%, है ना। जी सर। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर सर 40 है, हम्म और उसमें से एग्रीकल्चर 18 है सर, बीकर सेक्शन 12% है, और आरआरबी के लिए 15% है, हम्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए सर 10% है, हम्म और सर ये अगर वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 12% है मे बी।
शायद, और माइक्रो के लिए है 7.5%, और हम्म। वुमेन के लिए 5%, माइनॉरिटी के लिए 15%। शायद 15% ही है maybe। नहीं नहीं, माइनॉरिटी और वुमेन हटा दिया गया है रिवाइज गाइडलाइन, अच्छा। उसको मत पढ़िए, पुराना पढ़ रहे हैं, हाँ। जी सर, जी सर। माइनॉरिटी वुमेन मत पढ़िए, बाकी चीज़ें आपने बताया, सही बताया। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंकों के लिए 40% है, एग्रीकल्चर का 18% है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का 10% है, वीकर सेक्शन का 12% है, माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% है, इतना ही जानना है। और आरआरबी का है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 75% है, एग्रीकल्चर 18% है, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% है, वीकर सेक्शन जो है 15% है, इतना ही जान लीजिए। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है 10% है। और जो आप 12% बोल रहे हैं वो स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक के वीकर सेक्शन का है, वीकर सेक्शन का 12%। जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए वीकर सेक्शन 12% है, और आरआरबी के लिए 15% है। फॉरेन के लिए भी 40% है, फॉरेन बैंक्स के लिए, लेकिन अगर उनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं तो। और जो मैंने डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए बताया हुबहू लागू होता है। लेकिन अगर ऐसे फॉरेन बैंक हैं जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, उनको 40% का टारगेट है, लेकिन उनको ये रहता है कि कम से कम 32% जो है वो फॉरेन करें, एक्सपोर्ट क्रेडिट में करें। उनके लिए कोई एग्रीकल्चर वगैरह का टारगेट नहीं है। चलिए अगला सवाल पढ़िए पंकज जी, क्या सवाल है, देखिए बढ़िया सवाल है। हम्म। द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर अ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर हम्म। अंडर द एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम इज अंडर पीएसएल गाइडलाइंस। अब बताइए, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर जो है ये एंसिलरी बिजनेस में आता है। जी। ये जी सर। ऐसी एक्टिविटी हैं जो सीधे खेती नहीं करते, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, बल्कि जो लोग खेती करते हैं तो उनको सहयोग प्रदान करते हैं, उनको यंत्र प्रदान करते हैं, तो उनको एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। या तो उनको ऐसा बीज प्रदान कर देते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, या उनको ऐसा यंत्र प्रदान करते हैं जिसकी उनको सुविधा हो जाए, लेबर कॉस्ट कम हो जाए, काम जल्दी हो जाए। तो इसको एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर यूनिट बिठाते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर और पोस्ट ग्रेजुएट को देते हैं। ये यूनिट बिठाने के लिए अगर इंडिविजुअल करना है तो 20 लाख 5। प्रोजेक्ट कास्ट है, और ग्रुप है तो उसके लिए 100 लाख का जो है प्रोजेक्ट कास्ट है। इसमें सब्सिडी भी होती है, सब्सिडी कितनी होती है पंकज जी? सर सब्सिडी सर इसमें सर 44% और 36% है सर। हाँ। 44% है सर SC ST वुमेन, हम्म। नॉर्थ ईस्ट, हिली, और 36% सर इंडिविजुअल ले सकता है कोई एग्री क्लिनिक में सर। बहुत बढ़िया। इसमें कॉन्सेप्ट और भी है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए वो इसमें हाँ। और एक लिमिटेशन है। जैसे 20 लाख रुपए इंडिविजुअल का लिमिट है, तो अगर कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो हाँ, उसको 25 लाख देते हैं, है ना। 25 लाख दे देते हैं। लोन टर्म मैक्सिमम मैक्सिमम 10 ईयर होता है। और फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम 10 ईयर, इसमें मोरेटोरियम भी होता है, 24 महीने तक दे सकते हैं। 10 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 2 लाख रुपए तक जो है लोन में प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह भी इसमें नहीं लगता है। सब्सिडी जो है इसमें कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड प्रोवाइड करता है। तो स्पेशल कैटेगरी में 44% और नॉर्मल कैटेगरी में 36%। तो यहाँ पर सवाल पूछा था, मैक्सिमम ग्रुप का पूछा था तो 100 लैक्स होंगे, इंडिविजुअल का पूछेगा तो 20 लैक्स होंगे, और अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए है तो 25 लैक्स होंगे। चलिए अगला सवाल पढ़िए, ये क्या लिखा है देखिए तो। According to the Reserve Bank of India, a हम्म। quick mortality account is a bank account that become a non-performing asset NPA within 1 year of the first disbursement or original sanction। समझाइए। हाँ सर, 1 साल में अगर कोई अकाउंट सर वो हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो क्विक मोर्टेलिटी के केस में आ जाएगा सर वो। बहुत बढ़िया। क्विक मोटिलिटी की परिभाषा पूछा है। क्विक मोटिलिटी एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें मैनेजमेंट ये जांच करती है, अगर कोई लोन अकाउंट डिसबर्समेंट के 1 साल के अंदर जो है वो एनपीए हो जाता है, तो उसमें क्विक मोटिलिटी के लिए स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाती है, क्विक मोटिलिटी एक्सरसाइज की जाती है। उस अकाउंट को क्विक मोटिलिटी डिक्लेयर किया जाता है कि इसमें कोई लू फॉल्स है, कोई सा मेल प्रैक्टिस किया गया है क्या, ये जांच करने के लिए। और उसमें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाती है। अगर आप सही तरीके से किए हैं तो 3 महीने बाद भी एनपीए हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, इसको जांच करने के लिए ये गाइडलाइन दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा।
तो ये 12 मंथ इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाँ ये पढ़िए जरा, क्या लिखा है पंकज जी। The interest rate for unclaimed interest-bearing deposit transferred to the depositor, education and awareness D fund maintained by the Reserve Bank of India (RBI) is what percentage per annum? ये थ्री या 3.5 समथिंग है शायद। क्या मे बोल बी रहा है, थ्री हो। सवाल बोल रहा है कि अगर कोई आ, खाता डेफ हो गया तो डेफ हो जाने के बाद आप आरबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। जब आरबीआई को ट्रांसफर कर लेते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उसमें कितना इंटरेस्ट देता है, क्योंकि अब वो फंड चला गया है आरबीआई के पास। तो जी सर। ये जो है 3% मिलता है। और ये मई 11 मई 2021 से ये रेट 3% है। इसके पहले कितना था पंकज जी? 3.5% था। इसके जी सर। पहले 3.5% था। इसमें सर ये भी है, बैंक जो होगा वो डीफ अकाउंट को, मतलब जो अमाउंट है 10 साल से ज्यादा वाला, उसको लास्ट, मतलब मंथ के लास्ट में वो एक कंसोलिडेटेड पूरा डेटा जो है वो आरबीआई को भेज देता है हाँ। एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ। यस। हम्म। तो आप लोग की एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई खाता ऐसे डेप्थ में चला जा रहा है तो क्या करते हैं, उस कस्टमर के घर जाते हैं, उसको एक्टिवेट कराते हैं, उसको बताते हैं आपका पैसा पड़ा हुआ है भाई, इसको चालू करो, है ना। और जी दूसरा सर। क्या है कि जैसे सेविंग और करंट अकाउंट है, तो ये डेप्थ में कब जाएगा बताओ, सेविंग और करंट अकाउंट? अगर सर 10 साल जिसमें जी, ऑपरेशन नहीं हुआ, उसमें कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं जी हुआ सर। है, तो वो अनक्लेम्ड हो जाएगा। और अनक्लेम होके फिर चला जाता है आरबीआई। और अगर फिक्स डिपॉजिट है तो कब जाएगा? फिक्स डिपॉजिट रिसीट है तो कब जाएगा? वो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट रिसीट मान लीजिए 10 साल के लिए बना है, तो 10 साल के बनने के बाद जिस समय वो मैच्योर होगा, मैच्योर हो जाने के बाद वो ड्यू हो गया, और वो ड्यू रहते रहते क्लेम नहीं करता है 10 साल तक, तब वो जाके वो अनक्लेम्ड में चला जाएगा और डेफ में चला जाएगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 3% मिलेगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सरल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? ये सवाल आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप मैनेजर बन जाओगे या किसी पद पे चले जाओगे तो भैया यही करते रहना है, मुद्रा योजना। तो मुद्रा जो कि बहुत ही पॉपुलर योजना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसके तहत आप शिशु किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन देते हैं। 50,000 तक के लोन जो है शिशु कैटेगरी में, 5 लाख तक के लोन जो होते हैं वो आपके किशोर कैटेगरी में, और 10 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन जो होता है तरुण कैटेगरी में। फिर अभी बजट में अनाउंस हुआ है 20 लाख का। तो 20 लाख का जब वो आएगा स्कीम्स वगैरह तब उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको इसका कहना है कि मुद्रा योजना को अच्छे से पढ़ लीजिए। हर एग्जामिनेशन में एक सवाल जो है इसके बारे में पूछता है, और इसको अच्छे से जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ऐसी योजनाओं के आवेदन पत्र बहुत ज़्यादा आते होंगे। तो कैसे डील किया जाए और किस तरीके से उनको मदद किया जाए, सही बेनिफिशियरी को दिया जाए, इसके लिए योजना को जानना भी ज़्यादा जरूरी है। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएपीटी? ये एक नया वर्ड आया है वीएपीटी, हालांकि और भी दूसरे बैंकों में भी पूछा गया है। फुल फॉर्म तो 4-5 पूछता है हर एग्जामिनेशन में। और ये वीएपीटी जो है वो आईटी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उनके लिए है। बीएपीटी स्टैंड फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है कि उनकी जो कोई सिक्योरिटी वीकनेस है उसको मजबूत करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए एक टेस्ट है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये वीएपीटी का फुल फॉर्म है। कोई भी सिस्टम आपका जो सिक्योर्ड है उसमें कोई अटैक कर सकता है तो उसके पहले ये टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट में ओके पाया जाता है तो उनको जो है एक रोबोस्ट सिस्टम मिलता है, आइडेंटिफाई करता है कि कोई सिक्योरिटी का कोई अगर ब्रीच हो रहा है तो उसको, वीकनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स करता है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, हालांकि उसमें वीएपीटी का केवल पी पूछा था, लेकिन आपको है पूरा जानना है क्योंकि हो सकता है कुछ और पूछ ले, है ना। तो उसमें पी पूछा था, पेनिट्रेशन है। तो ज़्यादातर कोई प्रोग्राम लिख देगा, है ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो प्रोग्राम लिख देगा, ये पेनिट्रेशन है। हाँ, आप
पढ़िए देवेश जी क्या लिखा है, पढ़िए तो। सवाल थोड़ा एलआईसी टाइप का दिख रहा है, कुछ है ना, आपको दिख रहा है? What is the maximum loan percentage of LIC surrender value can be sanctioned? तो ये पूछ रहा है कि एलआईसी अगर पॉलिसी कोई लेके ग्राहक आता है तो हम आपको लोन Surrender देते हैं, है ना। जो ग्राहक को लोन देते हैं तो वो डिमांड लोन कहला, एलआईसी के अगेंस्ट लोन कहलाता है, लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी, है ना। सरेंडर वैल्यू के बराबर दे दो। सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट देते हैं, लेकिन सरेंडर वैल्यू जितना है पूरा दे देंगे। पूरा दे देंगे क्या? नहीं, नहीं सर। कितना देंगे? वही तो पूछ रहे हैं। 75%। 75% देंगे। तो सरेंडर वैल्यू जितना है उसका 75% देंगे, मतलब मार्जिन हो जाएगा 25%, और क्वांटम ऑफ फाइनेंस हो जाएगा 75%। हालांकि आरबीआई ने इसको परमिशन दिया है कि इसको 90% तक आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बैंक के जो इंटरनल पॉलिसीज हैं वो अभी इसको 75% तक देते हैं। और आरबीआई ने इसको रिलैक्स कर दिया है कि 90% तक आप दे सकते हैं, है ना। तो आपकी पॉलिसी है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की पॉलिसी है, इनमें ही 75% है, मार्जिन जो है 25% है। ओके। ये सवाल पढ़िए तो जरा, क्या लिखा है। What is the maximum flexi KCC limit as per OGB policy? आप अपने बैंक का बता दीजिए। फ्लेक्सी फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड जो देते हैं, ये क्या होता है, कुछ किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं अच्छे पुराने हो जाते हैं, और वो अच्छे से उसको जो है रिपेमेंट करते रहते हैं, अच्छे चलाते रहते हैं, तो इनको फ्लेक्सी लिमिट देते हैं। फ्लेक्सी लिमिट, तो लिमिट के ऊपर एक लिमिट होता है, फ्लेक्सी लिमिट देते हैं। और वो लिमिट जो है कितना है, ऐसा बोला गया है। तो 50,000 का फ्लेक्सी लिमिट देते हैं, मतलब कोई भी लिक्विडिटी क्रंच हुआ तो तुरंत जो है उसको लोन देते हैं। हालांकि अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। इनके यहाँ 50,000 है, आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन ये 50,000 है, क्योंकि उड़ीसा ग्रामीण ग्राम्य बैंक का ये जो है क्वेश्चन है। तो ये सवाल जो है आपको बताते हैं कि आपको इन इन टॉपिक को पढ़ना है, इन इन पॉलिसीज को पढ़ना है, आपको तैयारी करना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जरा पढ़िए, राणा जी। जयदीप राणा जी हैं, चले गए। राणा जी कोई सवाल आया यस देखिए सर, यस स्क्रीन पर सर। आपके। नमस्ते जी, कैसे हैं, बढ़िया हैं राणा जी? बस बढ़िया है सर। अरे वाह वाह, आप पढ़ते रहते हैं जब भी समय मिले, नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। तभी आपका जय होता है, और मतलब खुद को अच्छा लगता है। मतलब ये क्या है, जब ज्ञान जाता है ना, आप अपने अंदर जो जो भरेंगे ना, वो आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ मैं भरा भरा हूँ। आपके अंदर कुछ भी भर के देखिए, ज्ञान भर के देखिए, खुशी भर के देखिए। तो यस आप सर। पढ़िए, सवाल क्या लिखा है जयदीप जी। नॉमिनेशन फॉर लिटरेट पर्सन, हम्म। वेदर विटनेस रिक्वायर्ड और नॉट। कैसे घुमा दिया है सवाल को, बताइए। एक लिटरेट पर्सन मतलब शिक्षित व्यक्ति का जो खातादार है वो पढ़ा लिखा है, और वो हाँ, नॉमिनेशन करना चाहता है, तो कोई विटनेस की जरूरत है क्या, बोल रहा है। तो जो मालूम है भी। जयदीप जी, इसी को कई कई साथी गलत करके आ गए, बोले दो विटनेस टिक करके आ गए। हाँ, दो विटनेस चाहिए। अगर चलिए। इलिटरेट है तो 2% चाहिए। ये ना माया 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 जाल हो जाता है ना, जैसे सवाल सामने आता है वो माया फैला देता है कि लिटरेट जो है इलिटरेट दिखता है। वो एक साथी फोन कर रहा था, बोला सर एकदम मेरे को इलिटरेट ही आया था, ऐसा लग रहा है कि इलिटरेट ही लिखा था, बोल रहा है, जबकि सब साथी बोले सर नहीं सर, इलिटरेट नहीं था, लिटरेट लिखा हुआ था। सोचो, मतलब एक भ्रम पैदा कर देता है ना सवाल, अपने यस सर। मस्तिष्क जो है। तो नॉमिनेशन फॉर लिटरेट पर्सन, कोई विटनेस की जरूरत नहीं, विटनेस नॉट रिक्वायर्ड। अगला सवाल पढ़िए तो जयदीप जी, क्या लिखा है सवाल, देखिए पढ़िए। इफ बैंक्स डिटेक्ट counterfeit हम्म। notes in a single transaction, banks should immediately report them to the police. मतलब एफआईआर करने के लिए बोल रहा है, मतलब पुलिस Yes. को एफआईआर करो इमीडिएटली। तो कितने नोट काउंटर फीट नोट काउंटर में सिंगल ट्रांजेक्शन में पकड़े जाएंगे तो आप एफआईआर करेंगे, बताइए। More than 4 या फिर 5 बोल सकते हाँ। तो जब भी कोई नोट्स आपके पास काउंटरफिट नोट्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस नोट्स को जब्ती करते हैं, इम्पाउंडेड करते हैं, उसमें 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का एक सील लगाते हैं, उसको रसीद देते हैं, और फिर उस नोट को जो है अपने रिकॉर्ड बुक्स में मेंटेन करते हैं।
अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन डिपॉजिट में 4 से ज़्यादा मतलब 5 मिल जाए या 5 से ज़्यादा मिल जाए, तो नोडल ऑफिसर जो आरओ में होते हैं, डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर, वो एफआईआर लॉन्च करेंगे। अगर वो 4 या 4 से कम आते हैं तो उनको इकट्ठा करेंगे, महीने में इकट्ठा करेंगे, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएंगे और उसको जो है पुलिस को देंगे। आरबीआई को 7 तारीख तक देना होता है, एफआईयू को 15 तारीख तक देना होता है, 15 दिन में देना होता है महीने खत्म होने के। और आपके कंट्रोलिंग ऑफिस को कई जगह 3 दिन में, कई जगह 5 दिन में देते हैं। तो कंट्रोलिंग ऑफिस का तो ऐसे पूछता नहीं है सच, आरबीआई का पूछेगा तो 7 दिन, एफआईयू का पूछेगा तो 15 दिन। और इमिडिएटली जो करना होता है वो सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 या 5 से ज़्यादा नोट मिलता है तो एफआईआर करने की बात ये पूछ रहे हैं। तो 5 या 5 से ज़्यादा काउंटरफिट करेंसी नोट। और ये तो जयदीप जी देख रहे होंगे, सारे एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ रहा है ना, पूछ यस रहा है। सर, सारे एग्जाम मतलब, में आ रहे हैं सर। हाँ मतलब उसका उद्देश्य देखिए, वो चाहता है कि बैंक में काम करने वाले सभी साथी ये जो फाइनेंशियल टेररिज्म है ना, यही तो है उसके सिपाही दुरुस्त हों। कि मतलब कोई आके जयदीप जी आपके ब्रांच में आके नकली नोट देके चला जाएगा और आप ले लोगे, तो कैसा, सोचो ये कैसा है, कैसा फील करोगे आप? वो तो फिर अपराध है, अपराध कर रहा है कि नहीं बताओ, क्राइम है ना वो। क्राइम में हम भी हिस्सेदार हो जाते हैं हाँ, सर। तो इसके लिए आपको सजग करना है। जैसे कि वो सीमा पे सिपाही होते हैं ना, तैनात होते हैं, एक भी शत्रु को आने नहीं देते, वैसे ही हम लोग फाइनेंशियल जो है अवेयर। सोल्जर हैं। तो अगर कोई भी ऐसा आता है तो उसको रोकना है, वहीं पर जब्ती करना है, उसको वापस भी नहीं लौटाना है। हम ये नहीं कह रहे किसी को आप, भाई वो इनोसेंट है, कस्टमर इनोसेंट है, लेकिन आपको रिकॉर्ड में रखना है। आरबीआई इसको सख्त मानता है, जब भी आपको महीने में रिपोर्टिंग होती है और आप लोग रिपोर्ट करते हो तो उसको अच्छा मानता है, और रिपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो बोलता है कि क्या ही हो रहा है बैंक में, ऐसे बोलता है। आप लोग कैसे करते हो जयदीप जी ब्रांच में? यस सर, हम भी इम्पाउंड करते हैं और हम्म। फिर लोकल पुलिस को पर मंथ देते हैं। वैसे तो अभी आरबीआई को हमने इन्फॉर्म किया, ऐसा तो कोई केस नहीं है, लेकिन हम भी पूरा प्रिकॉशन रखते हैं नॉट। फिर ये ना एक्चुअल कर लीजिए, जैसे आपके अब कंट्रोलिंग ऑफिस में हो, आपके 50 ब्रांचेस हैं, तो 50 ब्रांचेस में अगर मान लीजिए 50 नोट भी आता है तो रिपोर्ट कर दीजिए कि 50 नोट आया इस महीने में, रिपोर्टिंग कर दीजिए और उनके रिकॉर्ड मेंटेन कर दीजिए। यस क्योंकि सर। जब भी रेमिटेंस होता है और रेमिटेंस में नकली नोट पाए जाते हैं तो सोचो आरबीआई कैसे दंड देगा। यदि भी समझ रहे हो, आप जी सर। आपके ब्रांचेस के माध्यम से रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ब्रांचेस का पैसा चेस्ट को जाता है, चेस्ट का पैसा आरबीआई के पास जाता है, और जब आरबीआई में काउंटिंग होती है सीवीपीएस में, कैश वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग सिस्टम में, तो वहां पर फेक नोट निकलता है, तब आरबीआई जो है वो दंड देता है कि यस भाई सर। आप देखो, आप हमारे यहाँ आ रहा है तो नकली नोट पकड़ा रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये सर्विस डेफिशिएंसी है, आपने ये अपना उसको उल्लंघन मानता है, उल्लंघन मानता है, आप उनके नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। वाह, ये सवाल पढ़िए जरा, क्या If सवाल है? in if in SHG per member loan is provided rupees 50,000 loan, then how many member in family? हाँ, इसमें बोल रहा है कि एक परिवार में मान लीजिए एसएचजी के मेंबर हैं और हर सभी मेंबर को 50-50 हज़ार का लोन देते हैं, तो एक परिवार में कितना लोग होना चाहिए? तो एज सच पॉलिसी में ये एक मेंबर है एक परिवार में 50 हज़ार का, देखो एसएचजी को ग्रुप में दिया है, फिर उसके बाद एसएचजी के पर मेंबर को 50-50 हज़ार का लोन दिया है, मतलब वेरीफाइड एसएचजी होगा। तो ये फैसिलिटी जो एक परिवार में एक लोग को दीजिए, ऐसा करके गाइडलाइन है ना, उसकी स्कीम है। और एसएचजी के आपके यहाँ होता है जयदीप जी, एसएचजी वगैरह फाइनेंस होता है? जी सर, हम डे एनआरएलएम में दे रहे हैं सर। ठीक है, तो इसको एक बार देखिएगा। ये ना डे एनआरएलएम में तो आप एक ग्रुप को दे देते हैं 6 लाख रुपए तक का, लेकिन इसमें जो वेरीफाइड एसएचजी हैं उनको पर मेंबर को 50-50 हज़ार रुपये देते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों को 50-50 हज़ार नहीं देना है। समझ रहे हैं जयदीप जी? वन क्यों? मेंबर पर फैमिली हाँ, लेते हैं सर। हाँ एक ही परिवार में नहीं देना है, एक परिवार में एक ही देने को देना है। कारण क्या होगा? उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और एक ही फैमिली से अगर ग्रुप बना लेते हैं तो फिर वो सारा हाँ, पैसा एक फैमिली में हाँ चला फिर वो जाए। एक ही मतलब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब एक सस्पेक्ट, आप उनको एक रास्ता दे रहे हो कि वो गलत करे, है ना, ऐसा टाइप का। इसलिए मार्केट डिसिप्लिन या नहीं होगा। एवरी वन शुड डेवलप एंड ग्रो। चलिए बहुत बढ़िया।
वैसे एसएचजी को अभी बहुत ज़्यादा आप लोग डील करते होंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेड है एसएचजी में, बहुत सारी दिक्कत होती हैं, ग्रुप में मनमुटाव होता है, टूट जाते हैं, कुछ शिकायत भी आती है, सचिव पैसा लेके चला गया, ऐसे सब आते हैं कि नहीं? आप हमारे पास तो आते हैं बहुत ऐसे, किससे वो पैसा लेके चला गया, ये दोनों पैसा लोन का पैसा हमें नहीं मिला, इस तरह के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो जी उनको सर, आते प्रॉपर हैं। नर्चर करना पड़ता है, और उनके फाइनेंशियल, क्योंकि जब पैसा दे देते हैं ना, तो आपका इन्वॉल्व होना या आपके ब्रांच हेड का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एसएचजी मुश्किल है। वो जो क्या बोलते हैं, नर्सरी से पौधा लेके आते हैं ना जयदीप जी, जी पौधा सर, ला के लगा देते हैं, तो शुरू में ध्यान रखना पड़ता है ना, थोड़ा ध्यान बड़ा रखना होते तक, वैसा है एसएचजी, है ना? इसको कम से पूरा कम, रखना पड़ता है सर। ना 1 साल तक आपको जो है ध्यान देना होगा कि आपको वो कैसे एसएचजी को संभालना है। फिर जब वो मजबूत हो जाएंगे, वो सीख जाएंगे और सीखने लग जाएंगे, तब फिर आप वो खुद ही कर लेते हैं, है ना? जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द टारगेट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ आरआरबी? वाह, ये बताइए जरा, वीकर सेक्शन क्या होता है? वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में जो फीमेल महिला को जो फाइनेंस करते हैं, और हम्म। जो SC ST कैटेगरी में फाइनेंस करते हैं, और हाँ। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर फाइनेंस करते हैं, हम्म। जो 2 एकड़ से 1 हेक्टेयर से कम जो मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनको जो फाइनेंस करते हैं वो भी वीकर सेक्शन में आता है। ओके। तो जब भी वीकर सेक्शन की बात आती है, तो सबसे प्रायोरिटी में जो आप लोग बोलेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो लोन देते हैं ना, वो वीकर सेक्शन में होता है। क्या होता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर जिसके पास 1 एकड़, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन होता है, और मार्जिनल फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन होती है, इनको लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन। जो आर्टिसंस होते हैं, विलेज एंड कटेज इंडस्ट्री होते हैं, अगर उनको 1 लाख रुपए तक लोन देते हैं तो वो वीकर सेक्शन होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ST SC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो होते हैं बेनिफिशरीज, उनको लोन देते हैं तो वीकर सेक्शन होते हैं। SHG, NRLM, NULM और SRLM, ये सारे लोन्स जो होते हैं वीकर सेक्शन के होते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो 10,000 रुपये तक होता है, वो भी आपका वीकर सेक्शन में होता है। एक डिस्ट्रेस पर्सन्स होते हैं, या रूरल डेप्ट स्वैप जिसको बोलते हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं तो भी उनको जो है वीकर सेक्शन होता है। तो वीकर सेक्शन में टारगेट जो है, ये वीकर सेक्शन का टारगेट, ये 10%। कॉमर्शियल बैंक के लिए पूछा गया था, तो ने आरआरबी के लिए पूछा गया तो 15%। अगर कॉमर्शियल बैंक के लिए पूछा जाएगा तो कितना होगा? 12%। 12% होगा। और आरआरबी के लिए 15%, क्योंकि आरआरबी के ज़्यादा शाखाएं जो होती हैं वो वीकर सेक्शन इलाके में ही स्थापित रहती हैं, वो बिजनेस करती हैं, इसलिए इनको टारगेट थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि टारगेट से बहुत ज़्यादा वो करते होंगे, क्योंकि इनके जो बेनिफिशरीज हैं, जो रूरल ग्रामीण बैंक के हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनके ज़्यादातर बेनिफिशरी वीकर सेक्शन में आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FATF? FATF का फुल फॉर्म क्या है बताइए, FATF का? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क टास्क फोर्स है। फोर्स और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर सर। हाँ, ये जो होता है पूरे आपके जो, इनका 3 साल में एक बार बैठक होती है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काम करना, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तैयार रहना, और इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये, और मनी लॉन्ड्रिंग या उसके अलग अलग देशों में अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उन पर रोकथाम के लिए काम करना, साथ ही साथ उनकी निगरानी करना। तो FATF जो है एक वर्ल्ड वाइड मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है उस पर कंट्रोल करता है। और वो जो कंट्री को वो ग्रेडिंग भी देते हैं, ग्रे लिस्ट में ग्रीन रखते हैं। देते हैं, ग्रे लिस्ट में देते हैं। जैसा कि हमारे जयदीप जी ने बताया, पेरिस में इसकी बैठक स्थापना की गई थी, 1989 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरणों की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना, इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। और खास करके आतंकवादी वित्त पोषण जो है
उनको रोक लगाना। अमेरिका पर जब 9/11 के हमले जो हुए थे, उसके बाद तो कितने सारे इस पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, इस पर भी कार्रवाई हुई थी। और ये एफएटीएफ के रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इनके माध्यम से भी ये चीज़ें हमारे जाते हैं। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला सवाल, वेयर द टाइटल डीड्स आर डिपॉजिटेड फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज। अगर आप कोई हाउसिंग लोन देते हैं, है ना, वैसे हम हाउसिंग लोन देते हैं तो उसके जो टाइटल डीड्स हैं कहाँ जमा करते हैं? देवेश जी, कहाँ जमा करते हैं, कुछ याद आ रहा है? रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस में जमा करते हैं? क्या सॉरी, बात है। हाँ। सॉरी, ये उसमें जो है रजिस्टर्ड रजिस्टर ऑफिस में ऑफिस जमा में। करते हैं, रजिस्टर ऑफिस में जमा करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं ना, हमारे, तो क्या करता है? हाँ, तो आरओ आरओ में ही जमा करते आरओ में करते हैं। और हैं। कोई बात बताइए जरा। सर एनी नोटिफाइड प्लेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, जो इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो टाइटल डीड वो इस उद्देश्य से आके जमा कर देता है कि जब तक मेरे जो हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए जो लोन है वो जब तक चुकता ना हो जाए, ये प्रॉपर्टी के पेपर टाइटल डीड आप रखे रहिए। तो ये कहीं भी डिपॉजिट नहीं ले सकते। ये डिपॉजिट ले सकेंगे उसी जगह में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, एरिया को, उस जगह को नोटिफाइड किया है कि यहाँ पर आप क्योंकि उसमें स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो उसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। तो प्लेसेस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द टाइटल डीड कैन बी डिपॉजिटेड फॉर द चार्ज क्रिएशन एज इक्विटेबल मॉर्गेज, ईएम बोलते हैं इसको, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। एन अनक्लेम्ड डिपॉजिट इज ए डिपॉजिट दैट हैज बीन इनएक्टिव फॉर ए मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स। मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए कितना सवाल पूछ रहा है। और आरबीआई की इतने सारे अभी एफर्ट्स भी चल रहे हैं अनक्लेम डिपॉजिट के। भाई मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, पता नहीं 48-48 हज़ार करोड़ पैसा आ रहा है, आप ले लो, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दे दो। तो इसीलिए ये सवाल आ रहा है कि आप खोज खोज के अनक्लेम होने मत दीजिए, आरबीआई तक जाने मत दीजिए। आर आरबीआई रख ही नहीं पा रहा है, उतना पैसा हो गया उसके पास। क्योंकि आप सोचिए, अ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 100-100 रुपया रख के, 1000-1000 रुपये रख के, और तो और ज़्यादा ज़्यादा पैसा भी रख के आपका अनक्लेम में चला जा रहा है। तो आप पता करिए, उसके क्लेमेंट को दीजिए। क्योंकि अ, वैसे भी आपको पॉलिसी में देखा होगा, कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन के लिए क्लेम का इंतजार करिए। 6 मंथ तक नहीं होता तो आप नॉमिनी को खोजिए और उसको बताइए कि भैया क्लेम करके पैसा ले लो। ठीक है, नहीं तो वो आरबीआई को ऐसे चला जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। जयदीप जी, कोई पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है ना डिपॉजिट उद्गम के लिए? उद्गम पोर्टल सर। हाँ, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल लॉन्च किया आरबीआई ने, ताकि जो है उद्गम पोर्टल के माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं या उनके नॉमिनीज हैं या उनके लीगल हेयर हैं वो जान पाएं कि किनका पैसा है। तो अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, ये है उद्गम पोर्टल का फुल फुल फॉर्म। क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन वो देख लेंगे, और अगर उनके नाम से जुड़ा हुआ कोई सा क्लेम है उनके परिवार का, तो वो जाके बैंक में क्लेम कर सकते हैं। ये इसलिए वो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसे डिपॉजिट जो 10 साल तक अनक्लेम्ड हैं, डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट 10 साल तक अगर इनऑपरेटिव हो गए तो अनक्लेम्ड चले जाते हैं। और अगर फिक्स डिपॉजिट रिसिट है तो मैच्योर के बाद ड्यू हो जाता है, तो ड्यू के बाद 10 साल हो गया तो वो अनक्लेम में चले जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल बोल रहा है, व्हाट इज द बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या है, ये पूछ रहा है, सीधा सवाल है, सरल सवाल है। क्या है पंकज जी, बैलेंस शीट क्या दिखाता है? सर एसेट और लाइबिलिटी को ओवर अ पीरियड बता, बैलेंस का वही सर, एसेट और लाइबिलिटी के लिए रहता है पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर और डे पर। प्रॉफिट एंड लॉस होता है पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए। पीरियड के लिए होता है। तो बैलेंस शीट शोज द स्टेटमेंट ऑफ ओज एंड ओन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, या स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये बैलेंस शीट दिखाता है। चलिए, सरल सा सवाल है काफी, अभी एग्जामिनेशन में यही सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल है,
व्हाट इज द बोइंग बोरोइंग इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में एक आइटम कोड बैंक बोरोइंग कौन से कोड में दिखता है, ये पूछा गया है। तो कोई सर साथी। हम्म। अगर सर ये सीसी है, हम्म। मतलब ये सीसी या ओडी होगी सर, तब तो ये करंट लाइबिलिटीज में चली जाएगी। लेकिन अगर ये टर्म लोन हुआ तो सर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगी। नहीं, ये शेड्यूल बोल पूछ रहा है सवाल, थोड़ा हमारे साथी शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में शेड्यूल दिखता है सर। ये? शेड्यूल 4 है ना? शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 1 में कैपिटल, शेड्यूल 2 में क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट, शेड्यूल शेड्यूल 4 में बोरोइंग, ऐसे आता है। और शेड्यूल 5 में अदर लाइबिलिटी और प्रोविजंस आते हैं, है ना? तो ये सर जो डिपॉजिट साइड, जो लाइबिलिटी साइड के शेड्यूल्स होते हैं, 5 शेड्यूल होते हैं ना, तो शेड्यूल 4 में बैंक बोरोइंग होता है। तो सर शेड्यूल 4, 12 होते। टोटल 12 होते हैं। तो जी आपके जी। शेड्यूल 1 में कैपिटल होगा, शेड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस होगा, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट होता है, और शेड्यूल 4 में बोरोइंग होता है, शेड्यूल 5 में आपका प्रोविजंस होता है, शेड्यूल 6 में कैश इन हैंड होता है, शेड्यूल 7 में कैश इन हैंड विद आरबीआई होता है, शेड्यूल 8 में जो होता है वो क्या होता है? शेड्यूल 8 में शेड्यूल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होगा। शेड्यूल 8 में एक मिनट देख, शेड्यूल 8 में क्या होगा, देखिए बैलेंस शीट में शेड्यूल 8 बैलेंस शीट में जो होता है वो बता रहे हैं। शेड्यूल 8 में क्या होगा? शेड्यूल 6 जो होगा कैश विद आरबीआई कैश बैलेंसेस होता है, और शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट होगा। शेड्यूल 9 जो है एडवांसेस होता है। शेड्यूल 10 क्या होता है? शेड्यूल 10 फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट होता है, शेड्यूल 10। और शेड्यूल 11 जो होगा वो क्या है? शेड्यूल 11 अदर अदर एसेट्स होता है। शेड्यूल 12 जो होगा वो कंटेंजेंट एंड मतलब कंटेंजेंट लाइबिलिटी होता है ना? शेड्यूल 12 जो होगा वो कंटेंजेंट लाइबिलिटी होता है। ठीक उसी तरह P&L के भी 4 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 12 जो है कंटेंजेंट लाइबिलिटी है। तो याद हो गया पंकज जी आपको? शेड्यूल 1 सर जो बस कैपिटल होगा, जी सर। शेड्यूल 2, शेड्यूल 12 याद है सर। शेड्यूल 12 याद है सर। शेड्यूल 1 जो है कैपिटल होगा, शेड्यूल 2 जो है रिजर्व सरप्लस होगा, शेड्यूल 3 डिपॉजिट होगा, शेड्यूल 4 बैंक बोरोइंग बोरोइंग होगा, और शेड्यूल 5 जो है अदर लाइबिलिटी प्रोविजन होगा, शेड्यूल 6 कैश विद आरबीआई होगा, शेड्यूल 7 जो है वो कैश इन हैंड विद आरबीआई है। शेड्यूल 7 आरबीआई के साथ होता है। शेड्यूल 7 जो है वो होता है, शेड्यूल 7 बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एंड कॉल नोटिस होता है। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट होता है। शेड्यूल 9 जो है एडवांसेस होता है। शेड्यूल 10 जो है अदर एसेट्स होता है। शेड्यूल 10 जो होता है फिक्स एसेट होता है। शेड्यूल 11 अदर एसेट होता है। और शेड्यूल 12 जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है। और फिर शेड्यूल 13 जो होता है वो इंटरेस्ट इनकम होता है। शेड्यूल 14 जो है अदर इनकम होता है। शेड्यूल 15 जो होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है। और शेड्यूल 16 जो होता है अदर एक्सपेंडिचर होता है। तो ये 16 शेड्यूल होते हैं। इसमें 12 शेड्यूल जो होता है बैलेंस शीट के होते हैं, 4 शेड्यूल जो होते हैं P&L के होते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024? तो अपने अपने टोटल डिपॉजिट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये दूसरे बैंक का था तो वो अपना लिखे होंगे। डिपॉजिट का ही सबसे ज़्यादा इसलिए पूछता है कि डिपॉजिट मोबिलाइज करना जो है आपको प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि लोन तो आप अपने आधार पर हैं। क्योंकि इनका मुझे पता नहीं था तो इसमें ब्लैंक रखा है। आप अपना अपना टोटल डिपॉजिट याद कर लीजिएगा। आरआरबी में मार्च का ही पूछता है पिछले। नेशनलाइज बैंकों में लेटेस्ट भी पूछ सकता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर का चल रहा है ना, अभी सितंबर का अगर रिजल्ट आ गया हो समय पर, एक महीना पहले, तो भी याद रखना पड़ेगा। और सितंबर का नहीं आया तो जून का भी याद रखना पड़ेगा, मार्च का भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों में लेटेस्ट भी पूछ लेता है, लेकिन आरआरबीज में जो है फाइनेंशियल ईयर का ही पूछता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएल? क्या है सीआरएल का फुल फॉर्म जयदीप जी? सीआरएल का फुल फॉर्म क्या है? सर नहीं, क्या पता है, रिकॉल हाँ, नहीं हो रहा। पंकज जी। नहीं सर, रिकॉल नहीं हो रहा सर।
अच्छा, कैश कैश रिटेंशन रिटेंशन लिमिट। लिमिट। कैश रिटेंशन में तो कैश से जो हिंट दिया आपको है ब्रांच में कितना कैश रख सकते हैं, कैश रिटेंशन लिमिट कितना होता है? रिटेंशन आरबीआई क्या लिमिट। डायरेक्शन देती है? 0.25% ऑफ टोटल डिपॉजिट, सॉरी ब्रांच डिपॉजिट, हम्म 0.02। क्या है कि आरआरबीज और नेशनलाइज बैंकों के लिए थोड़ा अलग है। नेशनलाइज बैंकों के लिए ये कहता है कि जो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट है उनका 0.20% रखना चाहिए, और फिक्स डिपॉजिट का 0.05। तो एग्रीगेट जो निकालेंगे तो 0.25 डिपॉजिट का होना चाहिए, 0.25। और आरआरबी में 0.50 लिमिट है। और बाकी जो 10 लाख 5 लाख कर रहे हैं वो आरओ आपको देता है ब्रांच की लिमिट आपकी इतनी है, लेकिन ओवरऑल जो आरओ की जो लिमिट होगी, मैं आपको गाइडलाइन बताया कि कैश रिटेंशन लिमिट होती है 0.25 ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट नेशनलाइज बैंकों के लिए, और आरआरबी के लिए 0.50। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मिनिमम टर्म फॉर द फिक्स डिपॉजिट रिसीट? मिनिमम टर्म कितने दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट बना देते हैं? सर 7 डेज। 7 डेज, ये तो सरल सा सवाल पूछ लिया। और मैक्सिमम? सर मैक्सिमम 10 ईयर। 10 ईयर, ये भी सरल सा सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। If a sanction limit of a firm is rupees 5 lakhs, stock is available 6 lakhs, margin is 25%, then calculate the drawing power of account। अगर किसी अकाउंट में, कैश क्रेडिट अकाउंट में सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, और वो कैश क्रेडिट अकाउंट स्टॉक के अगेंस्ट फाइनेंस दिया गया है, स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन स्टॉक में जो है 25% है, सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, तो उसका ड्राइंग पावर दीजिए। क्या है ड्राइंग पावर पंकज जी? व्हाट इज ड्राइंग सर पावर? स्टॉक का सर 20% उसका मार्जिन है, तो सर स्टॉक का 75% निकालेंगे सर, या 125% स्टॉक होना चाहिए। तो हम्म तो इसका सिक्स ड्राइंग डिवाइड पावर बाय। कितना होगा? इसका divided by होना चाहिए। 6 लाख स्टॉक है तो इसका 25% कितना होगा? 1.5 लाख। डेढ़ जी लाख सर। मार्जिन है, तो 1.5 लाख जो है, 6 लाख का स्टॉक खरीद रहा है पार्टी, तो 1.5 लाख खुद देगा, और बचा हुआ पैसा कितना हुआ? 4.5 लाख बैंक देगी, तो उसका ड्राइंग पावर 4.5 लाख होगा, 4.5। भले ही सैंक्शन लिमिट 5 लाख क्यों ना हो, है ना। तो जी ये सर। ड्राइंग पावर होगा 4.5 लाख। तो 6 लाख आपका स्टॉक है, 25% मार्जिन है, तो 6 लाख का अभी स्टॉक है, तो 6 लाख का 25% 1.5 लाख होगा, तो 1.5 लाख का कस्टमर देगा, और 4.5 लाख जो है उसका ड्राइंग पावर होगा। सैंक्शन लिमिट भले 5 लाख है, उसको आप विड्रॉ करने परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि स्टॉक आपका जैसे ही पंच होगा उसका ड्राइंग पावर कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसको चेक पास करने नहीं देगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल जरा पढ़िए पंकज जी, क्या लिखा है पढ़िए। The provision of unsecured portion of D1 is 100%. What is the provision of secured portion? हाँ, समझाइए जरा। सर डाउटफुल, सर जो एसेट वो हैं सर हमारे हाँ। एनपीए में, सर जो डाउटफुल में हमारे DV1 DV2 DV3 हैं, तो उनके हम्म। लिए सर अलग अलग प्रोविजन है सर। अनसिक्योर्ड के लिए तो 100% कर रखा है, और ठीक सिक्योर्ड है। के लिए सर एक 25% भी है सर, 40% भी है, हम्म और 100% भी है। अगर मान लो DV3 में आता है तो DV1 में शायद 25%, DV2 में 40%, और DV3 में 100% हो जाएगा सर, तो सिक्योर पोर्शन डाउटफुल के लिए। एसेट्स 1 में पूछा है तो 25% होगा सिक्योर पोर्शन में, 2 में है जी। तो 40%, और 3 में है तो 100%, है ना। जी सर। जी तो सर। ये थोड़ा एक नया सवाल हुआ, सिक्योर पोर्शन का पूछा, अदरवाइज सीधे सीधे वो अनसिक्योर पोर्शन का पूछता है या लॉस का पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। बैंकिंग की परिभाषा कौन से एक्ट में दी गई है? बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? कौन से एक्ट में की गई है? 35 ही में। 35 में? 35 में नहीं तो सर। मास्टर डायरेक्शन देता है आरबीआई, मास्टर डायरेक्शन सेक्शन जारी करता फाइव है। बी सेक्शन हाँ। 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ, अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंकिंग की परिभाषा को लिखा गया है। बैंकिंग क्या है? और बैंकिंग है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, उनको सेवाएं प्रदान करना, और उस ग्राहकों के स्वीकार किए गए जमा को इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में डिप्लॉय करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। अगला स... अगला सवाल है। हु विल नॉट ऑपरेट लॉकर? ये थोड़ा अलग सा सवाल था, छोटा नहीं है सवाल, लंबा था। उनका कहना है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए थे कि कौन ऑपरेट नहीं कर पाएगा लॉकर को। तो वहां पर एक ऑप्शन था
कि नॉमिनी वाला ऑप्शन था कि अभी कस्टमर जिंदा है और नॉमिनी आता है ऑपरेट करने, तो वो नहीं कर पाएगा, ऐसा था, है ना। तो नॉमिनी बिफोर डेथ ऑफ कस्टमर जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये 30 सवाल आज हम लोग डिस्कस किए, जो अभी 28 सितंबर को आया। सवाल भले ही 30 हों, लेकिन आपको 30 जो है आपको ट्रेंड देता है, और आपको ये बताता है कि कैसे कैसे टॉपिक्स पे पढ़ना है। तो पंकज जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना सवाल देख के कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, जी कैसे सर। सवाल आते हैं। जी सर, कॉन्फिडेंस आया सर। एक टॉपिक तो पूरा पूरा आया, आपको प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ना है। दूसरा जी सर। टॉपिक आया कि गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको पढ़ना है ना। तो मैं ये जी सर। टॉपिक आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि पहला एक टॉपिक है कि आरबीआई के जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरा पढ़ना है। दूसरा, जो जी नए सर। नए स्कीम्स अभी लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट के, जैसे पीएम विश्वकर्मा हो गया, सूर्य घर योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया, ये सबको पढ़ना है। और जी सर। तीसरा तीसरा जो चीज़ है वो आपके किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ चीज़ें पढ़नी है। और चौथा जो पार्ट हो गया वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे पीएमजेजेबीवाई हो, पीएमएसबीवाई हो, उसको पढ़ना है। फिर जी सर। अगला जो है आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, जिसमें जैसे कि इस बैंक के लिए तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया प्रायोरिटी सेक्टर में। अरे। वैसे सभी बैंकों में ये नॉर्मली नहीं पूछता है। और अगला जो है एनपीए गाइडलाइन या आयरेक नॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें क्विक जी सर। मोडिलिटी है वो भी पूछा था। फिर डेफ फंड के जी बारे में पढ़ना है आरबीआई का। तो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन हो गए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम तो मैं बता ही दिया। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको भी पढ़ना है, और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें भी पढ़नी है। और एक आता है एलआईसी से जुड़ा हुआ लोन को, पता नहीं क्यों बार बार पूछता है। एलआईसी वाले लोन को सरेंडर वैल्यू है या मार्जिन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का मैंने बता ही दिया। नॉमिनेशन से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछता है, तो नॉमिनेशन का देख लीजिएगा। एक है काउंटरफिट करेंसी नोट, ये हमेशा हर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है काउंटरफिट करेंसी नोट। हालांकि हम लोगों ने इतने बार डिस्कस किए हैं कि हमारे कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, तो काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में सवाल पूछता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है जयदीप जी, वो कौन सा है बताओ जयदीप जी। वो है एनआरएलएम। एनआरएलएम वाला सवाल पूछता है, एनआरएलएम से, है ना, एनआरएलएम से। और जो नाबार्ड सर से रिलेटेड जुड़े हुए वो चीज़ें पूछता है। वीकर सेक्शन है, पीरियोडिक आ गया। और एक आता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइन, इसको आपको देखना है अच्छे से, उससे सवाल पूछता है। और एक सवाल पता नहीं क्यों हर बार आता है, वो होता है चार्जेज ऑन सिक्योरिटी, कि कितने प्रकार के सिक्योरिटी होते हैं। हर सिक्योरिटी का अलग अलग चार्ज होता है, जैसे स्टॉक है तो हाइपोथिकेशन होगा, और शेयर डिवेंचर है तो प्लेज लियन होगा, ऐसे प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज होगा, लाइव स्टॉक है तो हाइपोथिकेशन होगा, ये पूछता है ये वाला पार्ट। और फिर डेफ वाला तो है ही है इम्पोर्टेंट, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। और फिर उसके बाद बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिनमें डिपॉजिट क्या पूछा है यहाँ पर डिपॉजिट के बारे में, तो वो आपको पूछा है। और फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। और सामान्य जनरल बैंकिंग, और एक जो लोन सैंक्शन होता है ना उसका ड्राइंग पावर, और एनपीए मैनेजमेंट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। जनरल बैंकिंग भी सवाल है। और एक लॉकर एक पार्ट जरूर है कि लॉकर जो है सभी एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, क्योंकि लॉकर में अभी गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं, तो लॉकर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैं ग्रुप में लॉकर से रिवाइज पॉलिसी का वीडियो दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो आप अच्छे जरूर बने, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि आप खुश रहें। हाँ पंकज जी, दो ही तरीके, जयदीप जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर। जी सर। ये दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं। दो ही तरह के आदमी हैं। एक आदमी है जो बोलता है कि मैं खाली परेशान हूँ बाकी सब मजे कर रहे हैं, है ना, खाली मैं परेशान हूँ बाकी सब मजे कर रहे हैं। और दूसरा आदमी है कि मैं मजे कर रहा हूँ बाकी सब हैरान परेशान है। तो आप सोचो, अपना कैटेगरी बना लो, आप तो सेकंड कैटेगरी बना लो, मैं मजा कर रहा हूँ बाकी सब परेशान है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस भ्रम में अपने आप को रखिए कि मैं मजा कर रहा हूँ बाकी सब हैरान परेशान है। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं परेशान हूँ बाकी सब मजे कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या यही है। सब सोचते हैं कि मैं खाली परेशान हूँ, मैं बैंक में नौकरी लगी लेकिन मैं ही परेशान हूँ, लेकिन बाकी सब मजे कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मैं मजा कर रहा हूँ बाकी सब परेशान हैं। तो आप जो है सेकंड कैटेगरी में रहिए। और कोई आपसे पूछे
कि जिंदगी क्या है, तो आप बोलिए जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है ना? ओके सर। जिंदगी में गम है। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। कोई आपसे पूछे देवेश जी कैसे हो, कैसी चल रही जिंदगी, तो बोलना जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, और दर्द में मजा है और मजे में हम है। और फिर ये भी बोलना कि बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। हम नया दर्द लेंगे, पुराना दर्द जाएगा, फिर दर्द लेंगे, फिर पुराना दर्द जाएगा। तो जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जन्म पे आपका कंट्रोल नहीं है। सदन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जन्म जिस समय जब पैदा हो रहे थे ना, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, तो आप थोड़ा लेट जुड़े, दो चार सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, है ना सदन जी? नहीं सर, 8वां सवाल के बाद मैं जुड़ गया था ओके, और थोड़ा सा लेट हो गई सर, पूजा हो रही कोई थी घर पे इसलिए लेट हो कोई गया। बात नहीं। अरे वाह वाह, आज तो तू ही मेरा देवता आज है ना? करवा चौथ का कुछ पूजे प्रोग्राम गए। था सर। हम्म, बहुत बढ़िया। पूजे गए। चांद के साथ भी और चांद के मतलब बाद भी आपकी पूजा होनी चाहिए, मतलब मैं यही मानता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस समय आप जन्म ले रहे थे, तो आप आपसे तो कोई पूछा नहीं कि जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, अचानक पैदा हो गए। उस पर आपका कंट्रोल नहीं था, पैदा हो गए, परिस्थिति में पड़ गए। और जिस समय मृत्यु भी आएगी तो कोई पूछने आएगा नहीं, वक्त नहीं देगा। आप हड़ताल भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा। हड़ताल भी नहीं कर सकते, फटाक से खींच ही ले क्या जाए। बात है सर, क्या तो बात। दो बहुमूल्य प्रक्रिया है जीवन का, एक तो जन्म और एक मृत्यु, दोनों पे कंट्रोल नहीं है आपका। है? और आप सोच रहे हो कि मैं ही मालिक हूँ, सब चीज मैं कंट्रोल करूंगा। ज्यादा परेशानी हमारी इसलिए है कि हम चाह रहे हैं कि सभी चीजों को कंट्रोल कर लें जो हमारे साथ घटित हो रही हैं, वो नहीं कर सकते। आप परेशान रहते हो इसलिए, है ना? दो मुख्य चीजें, जब शुरुआत जन्म और मृत्यु पे कंट्रोल नहीं है, तो बीच पे काहे का कंट्रोल है भैया? ये पूरा सिस्टम है, सिनारियो, मजे लीजिए आप। तो जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है ना? और शानदार तरीके से हमें जो भी परिस्थिति मिलेगी, आज खाना मिला तो भी मुस्कुराएंगे, नहीं मिला तो भी मुस्कुराएंगे। आज मिला तो बहुत मजे करेंगे, और नहीं मिला तो सदन जी के यहाँ जाएंगे और खाएंगे। हैं सदन जी, बोलिए, जाएंगे कि नहीं, खिलाओगे कि नहीं आप? सर वेलकम वेलकम, तो ये वेलकम हुई ना सर। बात। तो चांद अभी मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर चल गया होगा चांद, है ना? तो चांद जो है, दिन भर से बैठी है कोई भूखी प्यासी बेकरार है, चांद तू भी जल्दी आना आपकी बार। तो चांद को हमने गुजारिश कर दी है, छत पे जाइए, चांद को देखिए, फिर अपने चांद को देखिए। क्योंकि रोज रात को छत पर चांद आके मुस्कुराता था, हमने चांद को आपकी तस्वीर दिखा दी। अब चांद जो है छत पे आना बंद कर दिया, क्योंकि वो बोले वो तो पहले ही नीचे है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, खुशी के साथ जगमगाते रहिए, और हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। ये कोशिश करिए जयदीप जी कि जी अपने सर। आप को मिरर के सामने देखिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब आप मुस्कुराते हुए देखिए। क्योंकि अगर आपकी खुशी कहीं चली गई होगी ना, अगर आप मुस्कुरा रहे होगे ना, कहीं पेड़ पर बैठी हो, कहीं जगह चली गई हो, तो आ जाएगी। आप मुंह खोलिए मुस्कुराता हुआ, वो खुशी आ जाएगी, कहीं दूर दूर बैठी है। और अगर आप उदास बैठे हैं, एकदम हाँ सीरियस हाँ। बैठे हैं ना, तो खुशी बोलेगी अरे क्या ही था, मैं कहीं दूसरी जगह चली जाती हूँ, है ना? जी तो सर, जी सर। आप ऐसा एक ओहरा तैयार करिए, सारी चीज़ें मिलेंगी, और मैं आता रहूँगा आपको, सिखाता रहूँगा, मुस्कुराने के लिए आपको प्रेरित करता रहूँगा। फिर सर मुलाकात सर कर। एक हम्म। सर एक हम्म। बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी जो है बात बताते हैं हम लोग को, एक ऊर्जा आ जाता है शरीर में सर, लाइफ को जीने के लिए कैसे लाइफ को जिया जाए। बहुत सर बढ़िया। अभी लेटेस्ट एग्जाम सर आर्यभट्ट का डेट आ गया है, 10 तारीख, 10 नवंबर बस को। आ गया ना? तो सर आर्यभट्ट आप कौन कौन सी पॉलिसी बच गई है, जरा आप थोड़ा देखिएगा अपने लॉगिन सेक्शन में, और मुझे हिंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में बोल दीजिएगा, तो मैं करा दूंगा उसकी पॉलिसी। वैसे 20 पॉलिसी पढ़ा चुका हूँ मैं। जी जी नहीं सर, पड़ोसी बहुत सारे हो गए हैं, देख हम्म। लेंगे सर। और हम्म। ऐसे भी जो सर ट्रेंड आ रहा है, जो सर आप रिकॉल क्वेश्चन के ट्रेंड देख रहे हैं, हम्म। तमाम क्वेश्चन बिल्कुल एकदम माइंड में है, हम्म। आपका आशीर्वाद मिला हुआ है। सर ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि सर कैसा ट्रेंड रहेगा, सर्कुलर से, इंटरनल सर्कुलर सर्कुलर, से और जनरल में, सर्कुलर से ज्यादा रहेगा। अभी तो ट्रेंड क्या रेशियो मतलब रहेगा सर? रेशियो रहेगा 60-40 का, 60% सर्कुलर से, 40% जनरल बैंकिंग। मुझे पता है सर, आप जो कह देंगे वही होगा। हम्म। पिछले एसबीआई का देख एग्जाम रहे हैं एक 17 सर। नवंबर का है। एसबीआई के एग्जामिनेशन के मटेरियल की मैं तैयारी कर रहा हूँ सुनीता जी।
क्योंकि एसबीआई का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसमें सब्जेक्टिव वगैरह भी होते हैं। तो 1-2 दिन बाद तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ लाऊंगा। अभी कल से थोड़ा सेशन ज़्यादा होंगे। आज तो छुट्टी था, तो छुट्टी के दिन मैं ही आप लोगों से बात करने आ जाता हूँ। और बीओआई के भी सेशंस होंगे, तो 3-3 4-4 सेशन अभी करने पड़ेंगे अगले दिनों से। तो उसकी तैयारी है। बस आप लोग साथ में रहिए, सीखते रहिए। और जैसा कि सदन जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उलझे रहते हैं, तो मैं बस यही आपसे अनुरोध करूंगा कि जब सुलझे ना आपके उलझे हुए धंधे, जब सुलझे ना आपके उलझे हुए धंधे, तो खुदा के इंसाफ पे कर ले भरोसा मेरे बंदे। क्योंकि वो खुद ही मुश्किल आपके काम को आसान करेगा, जो तू न कर पाए तेरे लिए भगवान करेगा। और इसी तरह अगर सीखते रहेंगे तो तुझे भी महान करेगा। तुझे भी महान करेगा, जो तू खुद न कर पाया वो तेरे लिए भगवान करेगा। है ना सदन जी? क्या बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी से। सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ। जी कि मुझे लगता है मेरी इस बात से शायद सभी लोग सहमत भी होंगे कि हम्म। सर आपको क्लास जो भी हो ना हो जैसा भी हो, सर 10-15 मिनट के लिए सर आप अपने आप को जरूर सर हम लोगों के साथ साझा 10-15 मिनट का समय हम लोगों के लिए दे दिया करिए। बिल्कुल वास्तव बिल्कुल। में सदन जी ने कहा कि बड़ी ऊर्जा आती है, तो इससे हम्म। वास्तव में मैं पूरी तरह हाँ सहमत अभी हूँ, मुझे लगता है सभी सहमत नहीं नहीं, आएंगे। मैं 15 मिनट आधा घंटा में आता हूँ, तो आधा घंटा आऊँगा, थोड़ा डिले भी आऊँगा। लेकिन मैं आ जाऊँगा, क्योंकि अभी ये सारे बैंकों के एग्जामिनेशन है। तो मैं जब आऊँगा ना, तो बहुत ही नए नए चीज़ों को लेके और नई पॉलिसी लेके आऊँगा। तो डेली आऊँगा अभी एग्जामिनेशन तक, और आप लोगों को ऊर्जा देते रहूँगा। और मेरे सेशंस में अगर 10 क्वेश्चन भी आप रीड कर लिए, तो आपका देखना प्रज्ञा चक्षु खुल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ। और मैं भी थोड़ा चांद देखने जाता हूँ। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमस्कार। थैंक यू सो है। मच। गुड नाइट सर, गुड नाइट।